अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात खत्म होने का ऐलान करने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का एक मशरूत दरवाज़ा दोबारा खोल दिया है और कहा है कि अगर हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का ऐलान कर देती है तो हम दोबारा मुज़ाकरात पर गौर कर लेंगे। लेकिन इस पर रद्दअमल देते हुए हुकूमत का कहना है कि PTI को हुकूमत का जवाब सुनना है तो 28 जनवरी को मुज़ाकरात में आकर बैठे। हुकूमत अगर मगर के खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। और इस सब के दरमियान खबरें आ रही हैं कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से नाराज़ हैं और आज इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप के रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ के अंदर आखिर क्या चल रहा है और क्या अली अमीन गंडापुर की कुर्सी खतरे में है, ये जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी से। मगर पहले आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से मिलने के बाद कहा था कि इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर खान ने ही कहा है कि हम मुज़ाकरात पर दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। दोबारा गौर करें, देखिए दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज ने रोका है? चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया है। और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI के खेल का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। वो 28 जनवरी को आएँ और हुकूमत का जवाब सुने। जबकि मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। ये मामला सुलझना उस वक्त ही है जब पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में टेबल पे बैठेंगी। वो खुद इररेलेवेंट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मसला जो है वो इस तरह से हल हो जाए। इनको कोई विंडो नहीं मिली। हमने भी इस बात की पूरी तस्दीक कर ली है। ये जिस तरफ देख रहे हैं उन्होंने किसी पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर इनसे गुफ्तगू नहीं करनी। अब अगर इनको दोबारा कोई गलतफहमी हुई है तो वो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। एक तरफ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कभी ख़त्म करने और कभी दोबारा शुरू करने के इशारे दे रही है तो दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर PTI का शदीद एहतजाज भी जारी है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के शोर शराबे और नारेबाजी के बाद सिर्फ 18 मिनट में ही मुलतवी कर दिया गया। मगर हंगामा आराई के दौरान 18 मिनट में 4 कवानीन मंजूर करा लिए गए। 4 बिलों पर राय शुमारी मौखर कर दी गई। सवा घंटे ताखिर से शुरू होने वाले इजलास में PTI अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर ऐवान में दाखिल हुए और स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त ना मिलने पर नशिस्तों पर खड़े हो गए। इजलास का दौरानिया इतना कम रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ऐवान में पहुंचने से पहले ही 12 फरवरी तक इजलास को मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट में ही तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का भी मामला भी अहमियत इख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने दावा किया है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी ने कहा है कि PTI के सेनेटर एजाज चौधरी के आने तक इजलास की सदारत नहीं करूंगा। जबकि खुद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने भी कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला जब से आया है मैं इजलास की सदारत नहीं कर रहा। As far as the production order is concerned, since then I am not presiding. नहीं, मैं प्रेजाइड ही नहीं खाता। उस दिन से मैंने प्रेजाइड। लेकिन इसी पार्लियामेंट से आज हुकूमत और अपोजिशन की इत्तफाक राय की खबर भी आई है और तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। पार्लियामेंट के अलावा एक अहम मामला आला अदलिया में भी ज़ेर बहस है और सुप्रीम कोर्ट में जहां सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस दे रखा है। वहीं दूसरी तरफ एडिशनल रजिस्ट्रार ने 2 रुकनी बेंच के अबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज किया है और तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तिना जारी करने की इस्तदा भी की है। एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस जमाल खान बंदूखेल की सरबराही में बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं। लार्जर बेंच 27 जनवरी दिन 1 बजे इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच ने तौहीन अदालत ही के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर और आईनी बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा दिया था। लेकिन अब इस केस का हतमी फैसला आने से पहले ही एक लार्जर बेंच बन गया है, जिससे बज़ाहिर जजेस के दरमियान तकसीम वाज़े नजर आ रही है। गुज़िश्ता समातों में जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़े रिमार्क देते हुए सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच 26वीं आईनी तरमीम में शामिल किए गए आर्टिकल 191A का जायजा क्यों नहीं ले सकता। और इस पर आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई और इदारा 26वीं तरमीम ख़त्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। जब भी सुप्रीम कोर्ट की अहदे में तब्दीलियाँ आती हैं
तो ब्रदर जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियां पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये अब पाकिस्तान की अदालत में एक रवायत बन चुका है। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा और उसी पे अमल दरामद करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, जिनके बारे में काबिल जिक्र बात यह है कि उन्हें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप में शामिल समझा जाता है। गुज़िश्ता अगस्त में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर शकील खान को करप्शन के इल्ज़ामात पर बरतरफ किया गया, तो जुनैद अकबर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ट्वीट किया था, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने जुनैद अकबर को अरकान कौमी असम्बली के लिए वज़ीर आला के फोकल पर्सन की पोजीशन से हटा दिया था। और फिर अक्टूबर में इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर की पुरअसरार गुमशुदगी और फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अचानक नमूदार होने पर जुनैद अकबर ने तनकीद की थी और कहा था कि क्या वर्कर्स इस ड्रामे के लिए जेल में हैं। जबकि जुनैद अकबर 24 नवंबर के एहतजाज के लिए वज़ीर आला हाउस में मुनक़िद किए गए इजलास में भी शरीक नहीं हुए थे। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे हैदर शराजी से। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहज़ादा हामिद रज़ा के घर पर छापे के हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे फैसलाबाद में जी न्यूज़ के नुमाइंदे हम्माद अहमद से। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हैदर शराजी, पहले आप बताइएगा, जुनैद अकबर ज़ाहिर मुखालिफ कैंप में ख्याल किए जाते हैं अली अमीन गंडापुर के, आज उनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनना, क्योंकि आतिफ खान ये लोग तो बिल्कुल साइड लाइन तस्वुर किए जा रहे थे, ये क्या तब्दीली आई है तहरीक इंसाफ में? देखिए, ये पार्टी में गुज़िश्ता 3 से 4 माह से ये चीज़ें चल रही हैं, जिसके नताइज हमें जुनैद अकबर के चेयरमैन पीएसी बनने की सूरत में नज़र आए। और आज जिस वक्त चेयरमैन पीएसी के लिए नाम दिए गए, उस वक्त शेख वकास अकरम हमारे ज़राए बता रहे हैं, उन्होंने आमिर डोगर को कहा कि उनका नाम वापस ले लिया जाए, लेकिन नाम में उनका नाम भी शामिल था। उसके बाद इत्तफाक़ राय से जुनैद अकबर का नाम तो पर इत्तफाक़ तो हो गया है, लेकिन इससे हटकर इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा में और पीटीआई के इंटरनल इख्तलाफात से भी है। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर से नाराज़ हैं और पार्टी के सीनियर रहनुमा ये दावा करते हैं कि अली अमीन गंडापुर के इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत या मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर की वजह से बानी पीटीआई पहले नाराज़ थे, लेकिन गुज़िश्ता माह बानी पीटीआई को पार्टी के सीनियर कायदीन ने जाकर बताया कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस हो रही है और पार्टी के अमूर चलाए जा रहे हैं। जब ये शिकायत उन तक पहुंची तो उसके बाद बानी पीटीआई ने उस वक्त जुनैद अकबर और दूसरे आतिफ खान को बुलाया मुलाकात के लिए। 4 मरतबा आतिफ खान और जुनैद अकबर अडयाला जा चुके हैं, लेकिन उन्हें मुसलसल मुलाकात नहीं करने दी जा रही और अब कल भी दोबारा वो मुलाकात के लिए जाएंगे। आप देखते हैं मुलाकात होगी या नहीं, लेकिन पार्टी के ज़राए ये भी कह रहे हैं कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में बहुत अहम तब्दीलियाँ होंगी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से भी और इसके अलावा पार्टी स्ट्रक्चर में। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि आतिफ खान को जो बानी पीटीआई बुलाना चाह रहे हैं उसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी सदारत से है, क्योंकि इस वक्त अली अमीन गंडापुर पार्टी की सदारत कर रहे हैं, तो आतिफ खान मुखालिफ ग्रुप से हैं जिनको बुलाया जा रहा है। और यही नहीं, पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से बानी पीटीआई ने जब मुलाकात की तो उसमें बानी पीटीआई को बताया गया कि पार्टी के चंद अमूर हैं जिन पर पार्टी के अंदर पार्टी की खबरें बाहर जाती हैं। तो उस मौका पर एक शाहबाज गिल थे जिन पर बानी पीटीआई ने नाराज़गी का इजहार किया कि क्यों वो पब्लिक में तमाम तफसीलात रखते हैं। दूसरा ये कि इस वक्त अडयाला से जो खबर आ रही है वो ये कि बानी पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा से एक सीनियर मरकज़ी कायद को ये कहा है कि आप तैयारी पकड़ें और आपको सूबाई नशिस्त पर इलेक्शन भी लड़वाया जाएगा। तो इस हवाले से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ मशावरत हो रही है और एन मुमकिन है पार्टी के अंदर ये भी चमगोइयाँ हैं कि जो आतिफ खान को बुलाया जा रहा है ये उसी सिलसिले की कड़ी है। बानी पीटीआई ये पॉलिसी जो बदल रहे हैं इसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस से होगा। और अली अमीन गंडापुर के करीब चूँकि शेख वकास अकरम हैं तो वो शेख वकास अकरम चेयरमैन पीएसी का इसलिए उससे हाथ धो बैठे क्योंकि अली अमीन गंडापुर के करीब समझे जाते हैं और उनकी कुर्बत की वजह से शायद उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पार्टी में भी एक बड़ा ग्रुप उनके मुखालिफ सामने आ गया। शरद, मुझे ये बताइए, क्या इसकी कहीं ना कहीं वजह यह भी है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही थी 26 नवंबर के बाद, जिसकी वजह से इमरान खान साहब, जो आप खबर दे रहे हैं उसके मुताबिक तो काफ़ी नाराज़ नजर आ रहे हैं?
देखिए, बुशरा बीबी जिस वक्त 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंची थी, वो दिन था अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी से दूरी इख्तियार की थी और उसके बाद आपको याद होगा कि आतिफ खान को टेलीफोन कॉल की थी और वजह यह बताई जा रही है पार्टी के सीनियर रहनुमा कि चूँकि वो अपने ग्रुप के अरकान से नाराज़ थे कि क्यों मुश्किल तरीन वक्त में उनका साथ नहीं दिया गया, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सियासी तौर पर ताकत हासिल कीजिए। और वो वक्त था जिस वक्त उन्होंने आतिफ खान से भी रब्ता किया। और बुशरा बीबी की जहाँ तक बात है, हमारे ज़रा ये बता रहे हैं कि बुशरा बीबी ने भी अली अमीन गंडापुर के हवाले से बानी पीटीआई को तफसीलात से आगाह किया है और यही वजह है कि इस वक्त अली अमीन गंडापुर को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी इस पीटीआई की सीनियर क़यादत में पाई जाती है। और हमाद, आप बताइएगा कि ज़ाहिर पीटीआई ने बड़ा इस बात पर एहतजाज कर रही है, इमरान खान साहब ने ट्वीट भी किया कि छापा मारा गया और क्या क्या मामला हुआ फैसलाबाद में, किस तरीके से छापा मारा गया, क्या हुआ था? जी, एक रोज़ कबल साहबजादा हामिद रज़ा की जानब से इनका जो मदरसा है जंग बाज़ार में, वहाँ पर जामिया रिज़विया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पज़ीर हुई और अभी जर्नलिस्ट जो है वो बाहर निकल रहे थे तो बाहर पुलिस की नफरी अचानक से पहुंची, जिसमें एक एसपी, 2 डीएसपीज़ और 4 से 5 पुलिस की मोबाइल्स भी वहाँ पर पहुंची और ऐसे एक तासर फैला के जैसे शायद साहबजादा हामिद रज़ा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यहाँ पर पहुंची है और वहाँ पर जो साहबजादा के साथ लोग मौजूद थे, अंदर मदरसे के तालिब इल्म थे या दीगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके साथ मौजूद थे, तो उनमें भी शायद गोइयाँ हुई कि ये अभी पुलिस जो है वो गिरफ्तारी के लिए यहाँ पहुँची है। इस दौरान जो है एसपी और 1-2 अहलकार जो है वो मदरसे के अंदर भी दाखिल हुए। ताहम साहबजादा उन्होंने जिस कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद वो उसके बिल्कुल सामने अपने दफ्तर में चले गए और पुलिस जो है वो बाहर निकल आई और मदरसे के गेट के बाहर पुलिस 4 से 5 मिनट तक वहाँ पर मौजूद रही। उसके बाद फ़ोन पर इनके जो अफसरान हैं, आला अफसरान, वो किसी से रब्ते भी करते रहे और कोई 5-7 मिनट के बाद वहाँ से पुलिस जो है वो रवाना होना शुरू हो गई। इस हवाले से जब पुलिस से हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, एसपी से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कुछ भी बताने से ग्रेज़ किया। ताहम जो पुलिस अहलकार थे, जूनियर्स और कुछ हमारे जो ज़राए थे, उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक तासर ये फैला था कि इतला ऐसे मिली थी कि शायद इसके बाद एहतजाज किया जाएगा, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कुछ रहनुमा भी वहाँ पे मौजूद थे। तो उस एहतजाज के पेश नज़र पुलिस वहाँ पर पहुँची थी कि इस एहतजाज को रोका जाए। ताहम जो एक तासर ये फैला कि उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, दूसरी जानिब पुलिस को ये गलत तासर फैला कि शायद एहतजाज किया जाएगा। तो इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग की सी फ़ज़ा जो है वो पैदा हुई और ये जो चीज़ है ये बाद में वाज़ा हुई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बात आपने सुनी। मुज़ाकरात का मामला कहाँ जाएगा, तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सिद्दीकी साहब, ज़रा पहले वो मीडिया पर बता रहे थे हमारी ये मुतालबात हैं, आप कह रहे थे कमेटी में आके बताएं, उन्होंने कमेटी में आके बता दिए, अब उन्होंने फिर मीडिया पर ऐलान कर दिया कि मुज़ाकरात ख़त्म। तो आप कम से कम मीडिया पर यही बता दें कि आप कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़े थे या आपने उनको बुलाकर यही जवाब देना था कि जी आपके मुतालबात मुस्तरद नहीं बना सकते हम? देखिए खानज़ादा साहब, ये जो मामला है ना कि हमने उनसे क्या कहना था या हम बड़े थे या नहीं बड़े थे, ये तो उन्होंने बिल्कुल इर्रेलेवेंट कर दिया है। उन्होंने बग़ैर इंतज़ार किए जो तयशुदा बात थी, और इस बात पे कम से कम हमने 5-7 मिनट हमारी बहस हुई थी कि 7 दिनों से हमारी क्या मुराद है। उनकी मुराद 7 दिनों से 7 दिन थे। हम कह रहे थे जी कि इसको 7 दिनों के जो वर्किंग डेज़ हैं वो कर दे। तो इस पे फिर एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है जी कि 7 वर्किंग डेज़ होंगे जो 28 को ख़त्म होंगे। इस पे दोनों ने एग्री किया। हमने ये जुमला अपने मुश्तरका एलामिया में डाल लिया। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई और किसी ने नहीं कहा कि अगर इन 7 दिनों के अंदर अंदर या 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने ऐलान ना किया तो चौथी निशस्त नहीं होगी। ये बात भी हो सकती थी ना। मगर उन्होंने ये तो कहा था कि हम चौथी निशस्त नहीं करेंगे अगर आप कमीशन नहीं बनाएंगे, ये तो कहा था उन्होंने, बार-बार कहा था मीडिया। नहीं, ये नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। आप लोगों को उसमें नहीं कहा, के अंदर की बात कर, कमेटी की मीटिंग में ये बिल्कुल नहीं कहा मुज़ाकराती। जी,
नहीं कहा, ना ही उन्होंने इसरार किया कि इस एलामिये के अंदर ये जुमला हमारा डाल लें कि अगर 28 से पहले आप ऐलान नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे। ये एक जुमला मैं बिल्कुल आपको सदाकत के साथ कह रहा हूँ, किसी से भी उस कमेटी के मेंबर से पूछिए कि उन्होंने हरगिज़ ये नहीं कहा कमेटी के अंदर कि अगर आप 28 से पहले या 7 दिनों से पहले ऐलान नहीं करेंगे तो चौथी नशस्त नहीं होगी, वरना हम डाल लेते, ये हम एलामिया में डाल लेते। ये बाहर की सारी उनकी होती है। आज वो 7 दिन की तशरीह भी अजीब व गरीब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि हमें जब तक कमीशन नहीं मिलेगा। भाई हम बड़ी सीरियस खानजाद साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम पिछले 3 दिनों में 2-2, 2.5 घंटे की 3-4 मीटिंग्स कर चुके हैं। हमारी कमेटी वजीर आजम से मिल चुकी है। बड़ी सीरियस डेलिब्रेशन हम कर रहे हैं, वो क्लास से हम बातें कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे थे ना कि हमें इत्तेहादियों से भी बात करनी है, हमने इनपुट भी लेना है, वजीर आजम से भी बात करनी है। तो मुझे कम से कम इतना बता दीजिए, आप कोई ऐसी बात थी, कोई दरमियान का ग्राउंड है जिस पर आप पहुंचे हैं, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि जी पीटीआई को आना चाहिए 28 को, क्योंकि हम मुज़ाकरात करके कोई दरमियान के ग्राउंड पर पहुंच सकते हैं? आपकी भी एक्सट्रीम पोजीशन ये कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। नहीं, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा, किसी ने हमारी तरफ से नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता। कोई अता तारड़ साहब ने कहा, हमने बिल्कुल जो कहते अता तारड़ साहब ने कहा, वजीर अता तारड़ साहब कमेटी की नुमाइंदगी नहीं करते। कमेटी अपनी जगह है और हमने ये बात भी तय की हुई है आपस में कि बाहर के बयानात, बाहर की हरकियात, बाहर के हादसात को हम असरअंदाज नहीं होने देंगे कमेटी के ऊपर। हमारी तरफ से ये नहीं कहा गया कभी भी कमेटी की तरफ से या मेरी तरफ से तर्जुमानी करते हुए कि हम जुडिशल कमीशन नहीं देंगे या फलां बात नहीं देंगे। हम हर चीज़ को आइन, कानून, कवायद, ज़वाबत के तहत बड़ी अच्छे तरीके से देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं। लेकिन अब ये कहना, ये एक तरह की मैं समझता हूँ खानज़ादा साहब बड़ी तौहीन है। हमारी भी तौहीन की गई है, कमेटी की, उस स्पीकर की तौहीन की गई है जिसके पास ये जा के कहते रहे कि जी आप कमेटी बनवाएं। वज़ीर आज़म के पास स्पीकर साहब जाते हैं, कमेटी बनवाते हैं, वज़ीर आज़म की भी तौहीन की गई है। इस पूरे मुज़ाकराती अमल को उन्होंने बिल्कुल तमाशा बना के रख दिया है और इस तमाशे का कब तक हम हिस्सा बने रहेंगे? मगर तो फिर 28 को अगर वो नहीं आते, आप फिर भी मीटिंग करेंगे? ये 28 को मीटिंग होगी? देखें, 28 को चूँकि तयशुदा जो प्रोग्राम था, जो उन्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है, उसके मुताबिक स्पीकर साहब के पास ये अभी तक नहीं गए। जिस स्पीकर के पास ये 4-4 घंटे बैठे रहते थे कि हमारी मुलाकातें करवाएं, उसके पास जाके नहीं बताया कि जी हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। उसको लिख के भी नहीं दिया जी कि नो मोर टॉक्स। वो बेचारे तो उसी तरीक़ाकार पे चल रहे हैं। लिहाजा उन्होंने 28 को इजलास बुला लिया है। अब हमारी कमेटी बैठेगी, चूँकि इस कमेटी ने, खान साहब की कमेटी ने इनकार कर दिया है, बार बार कर दिया है, हर रोज़ करते हैं, तकरार के साथ करते हैं और हर एक नुमाइंदा अलग अलग करता है ताकि कोई कसर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो हम कल सोचेंगे, स्पीकर साहब भी सोचेंगे कि अगर ये नहीं आना चाहते, स्पीकर साहब का मेरा ख्याल है कि रब्ता हुआ है उनसे और वो उनसे राय ले लें कि जी आपने आना है या नहीं आना है। अगर स्पीकर साहब 28 से पहले इस मीटिंग को ख़त्म नहीं कर देते तो हम तो सीरियसली सोचेंगे कि जाएं, कम से कम हमारे कुछ नुमाइंदे जाएं, अलामती तौर पे ही जाएं। और हमारी तरफ से ये नहीं आना चाहिए कि हमारी किसी कोताही की वजह से ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए। सिद्दीकी साहब, असल में हकीकत ये है कि उन्हें उम्मीद थी कि आपसे मुज़ाकरात करके इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर खुल जाएगा और आपको यही अंदेशा था कि ऐसा हो जाएगा। ना उनकी उम्मीद बर आई, ना आपका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। नहीं, हमें कोई अंदेशा नहीं था खानज़ाद साहब, बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, ना है ना होगा। ये उनके वो 1 साल से वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे, खड़े थे, मन्नते दरबां किए जा रहे थे, लेकिन वहाँ दरवाज़ा नहीं खुला। जब नहीं खुला तो फिर वो उन्होंने फ़ाइनल कॉल दी। जब फ़ाइनल कॉल भी नाकाम हो गई तो फिर वो स्पीकर के पास गए जी के, फिर 5 दिसंबर को उन्होंने कमेटी बनाई और 16 जनवरी को उन्होंने अपने मुतालबात दिए। 42 डेज़ लिए पूरे, हमें वो 7 दिन नहीं दे रहे। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारे पास कोई हंसी खुशी, रज़ा और रग़बत के साथ नहीं आए थे, वो अपने तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद आए थे। और अब अगर यहाँ से जा रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके जहन में कोई मंसूबा होगा।
लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों तो संजीदगी के साथ हों। ये तिफलाना किस्म, मेरा ख्याल ये है खानज़ादा साहब, मैं ऐसी तल्ख बात नहीं किया करता कि ये जो जमात है ये शायद मुज़ाकरात के लिए बनी नहीं है। ये उनकी जो किताबी या निसाबी हिकमत अमली है ना, उसके अंदर मुज़ाकरात, तफ़ाहम व तफ़हीम, गुफ्तगू, मुकालमा, गिव एंड टेक, ये चीज़ें नहीं हैं उनके यहाँ। उनके यहाँ 9 मई है या फाइनल कॉल है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो अजनबी लग रहा था शायद ये उन्हें ऐवान जहाँ वो बात कर रहे थे, तो वो डी चौक साइकोलॉजी जो है उनकी मगर से फिट इन नहीं हुई मुज़ाकरात के अंदर। अजनबी लग रहा था या बेसूद लग रहा था, क्योंकि अब एक ऐसा वक्त है जिसमें आप, क्योंकि सेनेटर हैं, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद सदारत नहीं कर रहे हैं इजलास की, क्योंकि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब के, मगर उन्हें ऐवान में नहीं पेश किया जाता। पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं, बने हैं वो, और ज़ाहिर आपके इत्तेहादी हैं, वो नहीं आ रहे सेनेट की सदारत कर रहे हैं इजलास की। जब इतना बेख्तियारी है तो फिर किस चीज़ की उम्मीद रखे वो? देखिए अगेन ये चीज़ें जो हैं, मैंने तो सेनेट में भी कहा है और मैं अभी आपके सामने भी कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब की रूलिंग जो है वो चेयरमैन की रूलिंग नहीं है, वो सेनेट की रूलिंग है, अपर हाउस की रूलिंग है और उसका एहतराम किया जाना चाहिए। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैंने हाउस के अंदर भी कहा है। लेकिन हमने ये भी तय खानज़ादा साहब किया हुआ है कि हम बाहर की चीज़ों को, अगर हम मुज़ाकराती अमल को एक अलग प्लेटफार्म के ऊपर या अलग पटड़ी के ऊपर हम चल रहे हैं तो हमें उसी पटड़ी पर चलना चाहिए, वरना खान साहब के कैसे कोई ऑपोजिशन का रुकन, कोई तज्ज़ियाकार चाहिए का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो समझ में आता है। जब हुकूमत जिसके पास इख्तियार है वो भी कहे कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये तो इस बात की अलामत है कि इख्तियार नहीं है। देखिए मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं अगर हुकूमत होता तो मैं कहता जी मैं कल पेश कर दूंगा। मैं यही कह रहा, हुकूमत का नुमाइंदा होते हुए ये रिवायात पीटीआई के यहाँ नहीं है। पीटीआई के यहाँ कोई जसारत नहीं कर सकता कि खान साहब कहें जी कि ऐसा नहीं होना तो वो कहे जी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ होना चाहिए, उसूली बुनियाद पे कह रहा हूँ, सेनेट का रुकन होते हुए कह रहा हूँ, पार्लिमानी पार्टी का लीडर होते हुए कह रहा हूँ हमें। लेकिन इस चीज़ को क्या जवाज़ बना लेना चाहिए जी कि हम मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे? ऐसी चीज़ें तो रोज़ ही होती हैं। वो तीन किस जो ट्वीट किए हैं खान साहब ने ऐन उन दिनों में जब मुज़ाकरात चल रहे थे कि जी ये अर्दली है वज़ीर आज़म और फ़लाँ का अर्दली है, और कभी वो ढाका को ले आते हैं, सकूतरे ढाका को ले आते हैं, कभी यक्षा खान को ले आते हैं। हमने मेंशन भी नहीं किया। उन्होंने मुज़ाकरात से उनकी हमदर्दी का आलम यह था कि उन्होंने अपनी जो सिविल नाफरमानी की सो कॉल दी हुई है वो भी ख़त्म नहीं की। रोज़ कहते हैं पैसे ना भेजो। हमने किसी चीज़ को इन मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। हम बात करते रहे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जो रवैया अब इन्होंने इख्तियार कर लिया है उसमें हम अब इनके पीछे पीछे जाएं और कहें जी कि नहीं लौट आओ, मुज़ाकरात करो। उन्होंने अपना फैसला अगर कर लिया है तो करें और नया रास्ता चुनना है तो चुनें। बहुत शुक्रिया। इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अंदर की कहानी क्या है, वजह क्या हुई कि अचानक तहरीक इंसाफ ने 28 तक का भी इंतज़ार नहीं किया? आपके सामने हक़ाइक़ रखेंगे एक के बाद। मैं दोबारा खुशामदीद नाजरीन। आखिरी मामला क्या है? 28 तक का इंतजार क्यों नहीं किया पीटीआई ने? पहले मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं थी, फिर खुद तैयार हुई, फिर खुद अचानक क्यों विड्रॉ किया है? 28 तक का इंतजार क्यों नहीं किया है? क्या मामला चल रहे हैं? हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार उमर चीमा साहब और मुनीर फारूक साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब, एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? पहले ये तवक्को नहीं थी कि तहरीक इंसाफ इतना पीछे हटेगी, अपने मुतालबात से पीछे हटी। लग रहा था कि अब उन्हें लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए, एहतजाज का रास्ता भी कोई नहीं है। फिर अचानक वो विड्रॉ कर गए हैं, 28 तक का इंतजार नहीं कर रहे हैं, जो कि डेडलाइन खुद तय हुई थी वर्किंग डेज की। क्या हुआ है एग्जैक्टली? शाह साहब, मेरा ख्याल है कि इस सारे अमल में अगर हम पीटीआई की इस कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो किसी की भी कोई कैलकुलेशन नहीं है सिवाय इमरान खान के। जब ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ और लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी स्पेकुलेशंस भी थी कि शायद कोई डील हो रही है इसलिए शुरू हो रहे हैं, जो नून लीग के लोग थे वो भी इस बारे में परेशान थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था, एक तो ये है कि इनकी जो सियासत के फंडामेंटल्स अंडरस्टैंड करें तो इनकी ना कोई डील हो रही है और ना ही कोई डील होनी है। दूसरा, इमरान खान का जो एक अपना सियासी अंदाज है
उसमें वो भी कोई इस तरीके से बात नहीं आगे ले जाना चाहते जिधर उनको किसी स्टेज पर सुबकी हो या उनको नीचा दिखाया जाए। तो लिहाजा ओवरऑल ये एक रेजिस्टेंस, एक मुजामती अमल से वो गुजर रहे हैं। आगे उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी भी होती है, उसके पीछे क्या कैलकुलेशन थी मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये जरूर आइडिया था कि जब ये मामला शुरू भी हुआ था मुझे लग रहा था कि जैसे वो कोई टाइम बाय कर रहे हैं। क्या उसका जो इंटरनेशनल लेवल पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं अमेरिका के साथ, जो अमेरिका में ट्रंप ने ओथ लेना था, उसके साथ कोई तल्लुक था, या उन्होंने कोई ऐसी को प्लानिंग की हुई है कि उनके हलफ उठाने के बाद हमने दोबारा से को अपनी मूवमेंट को एक उसने जोर पकड़ना है, तो दरमियान में जो एक ब्रेक आएगी तो उस दौरान जो एक एक्टिविटी के लिए जो काम किया जाएगा तो वो एक इस तरह से होगा जैसे मुज़ाकरात हैं। हालांकि उनको भी इस बात का आइडिया था और इवन हुकूमत को भी आइडिया था कि जो बातें वो रख रहे हैं ये ऐसी हैं ही नहीं कि जो होने वाली हैं, लेकिन बातें फिर भी चलती रही। अगरचे कई लोग हुकूमत में ये राय जरूर रखते थे जो कि ऑप्टिमिस्टिक थे, वो समझते थे जी कि जब अगर सियासतदानों को चांस दिया जाए तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं और मुज़ाकरात ख़त्म नहीं होने चाहिए। बेशक वो कोई स्लो स्पीड पे चलते रहें, स्लो पेस पर चलते रहें, लेकिन वो आगे चलने चाहिए। लेकिन ये बात होती है सियासतदानों की। इमरान खान जो है ना, वो उनकी जो सियासत का अंदाज है, वो जो एक टिपिकल जो एक पॉलिटिशियन अपने आप को समझता है वो ऐसा है नहीं। तो वो अपने अंदाज में चल रहे हैं जैसे उनको लग रहा है, और जो इस हवाले से टाइमिंग थी वो भी उनकी अपनी है। बाकी सारे मुझे तो एक स्पेकुलेशन भी लगती हैं। और मुनीर साहब आप बताइएगा कि इस सारे मामले में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने कोई छुपा के तो ये बात रखी नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात चाहते हैं। इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं, और ये भी था ज़ाहिर वहाँ से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था तो वो फिर हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुए। मगर फिर दरमियान में ऐसा लगा कि एक विंडो खुली है, आर्मी चीफ की मुलाकात होती है बैरिस्टर गौहर से, इमरान खान साहब भी खुशी का इजहार करते हैं, सहाफ़ियों से बात करते हैं, फिर अचानक ऐसा लगा कि वो दरवाज़ा बंद हो गया, इमरान खान साहब फिर फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं। तो ये क्या हुआ है इतनी सारी डेवलपमेंट्स में? ये दरवाज़ा की जो उम्मीद थी वो नहीं खुला, जहाँ पे दस्तक देना चाह रहे थे इसलिए हुकूमत के साथ नहीं करे मुज़ाकरात, या कुछ और हुआ है? शाहजेब साहब, एक बात तो मैं आपको अर्ज करूं कि इसमें एक चीज जो शायद बहुत इस तरह पब्लिक आय में नहीं आई, वो ये है कि आज से तकरीबन 5 से 6 माह कबल भी पाकिस्तान की फौज की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, राइट फ्रॉम अ वेरी हाईएस्ट लेवल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ये बात कन्वे की गई थी कि किसी किस्म की जो सियासी इंगेजमेंट है या ये जो तहरीक इंसाफ या ऑपोजिशन फॉर दैट मैटर किसी से बातचीत है, रेस्ट एश्योर्ड कि वो पाकिस्तान की फौज नहीं करेगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगी। और अगर आप अब तक का पैटर्न देखें पिछले 2-2.5 साल का, कि जो पाकिस्तान के इस वक्त के आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वाई इज ही अ डिफिकल्ट इक्वेशन फॉर एवरीवन? वो इसलिए कि उनके पास एक्सेस नहीं है। मैं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान के नंबर कारोबारी शख्सियात में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें एक्सेस करने की कोशिश की है, चाहे कुछ और कामों के लिए भी की हो, लेकिन उन तक एक्सेस उस तरह से 1-on-1 नहीं हो पाती। वो सहाफियों से नहीं मिलते, बहुत से लोगों से नहीं मिलते। उनका पैटर्न बाजवा साहब जैसा नहीं है, जनरल कियानी साहब जैसा नहीं है, या अगर हम कह सके थोड़ा राहिल शरीफ साहब जैसा भी नहीं है। सो दिस मेक्स हिम डिस्टिंक्ट। तो ये बात जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कन्वे की गई और बताया गया कि जी रेस्ट एश्योर्ड जो भी एंगेजमेंट है वो तो हुकूमत ने करनी है, वी हैव नथिंग टू डू विद पॉलिटिकल टॉक्स। तो जो इंप्रेशन इमरान खान साहब के सामने था वो तो ये था कि जी वन वे और दी अदर एक वक्त आएगा जब एस्टेब्लिशमेंट से मेरा रास्ता खुल जाएगा बात करने का। और इसीलिए वो बहुत ज्यादा खिलखिला उठते हैं जब भी उन्हें कोई खबर मिलती है कि किसी की मुलाकात हो गई है या गंडापुर साहब जाके किसी अहम शख्सियत को मिले हैं। गंडापुर साहब, जाहिर बात है आर्मी चीफ को तो उस तरह जाके ओपन डोर पॉलिसी नहीं है कि जाके मिल सके, लेकिन कुछ और लोगों को वो मिलते हैं और इमरान खान साहब के मामलात भी बयान करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। फिर बैरिस्टर गौहर खान साहब मिलते हैं, वो एक ऐसा फिजा बनने की बनाई जाने होती है या कोशिश होती है कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो गया है। लेकिन मैंने उस दिन भी आपको अर्ज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो मुलाकात थी भी नहीं और बस ऐसे ही थी कि जबरदस्ती का किसी आपको कहें कि जी हमने बात करनी है। अब फ्रैंकली जो कुछ हो गया उसके बाद एक चीज तो सामने आई है कि ना दरवाजा था, बल्कि वो दरवाजा नहीं शायद दीवार है जो इसके अंदर कोई रास्ता है ही नहीं आगे जाने का। और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हुई है और इमरान खान साहब भी ज्यादा शायद इस वक्त गुस्से में है।
और उमर जी साहब, ज़रा पाकिस्तान की तारीख में हमने सियासतदानों को, सियासी जमातों को बंद गली में जाते देखा है, फिर वो सारी दीवारें गिरते देखा है और उनका जो ऐवान में जाने का या फिर वज़ीर आज़म हाउस में जाने का रास्ता हमवार होते देखा है। इस वक्त अब मसला ये हो रहा है कि इमरान खान साहब एक केस से निकलते हैं, दूसरे में फंस जाते हैं। आपको लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में है ऐसी कोई गुंजाइश कि वो रास्ता निकले, या अभी फ़िलहाल कोई ऐसी उम्मीद नहीं नज़र आ रही है इस सारे मामले में? और इसमें मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत सख्त है, या फिर दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से वो रास्ता नहीं निकल रहा? शाहजेब, मेरे ख्याल है कि इनका जो इमरान खान का मामला है या ओवरऑल पीटीआई का मामला है, ये बाकी जमातों से मुख्तलिफ है। आप देखें कि अगर मियां नवाज शरीफ हैं, उनके बारे में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि लगा कि उनको राइट ऑफ कर दिया गया है कि इनकी अब सियासत में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं माजी की बात कर रहा हूँ, जब वो जलावतनी में चले गए या बाद के मामला हुए 2018 के ऑनवर्ड जो सिचुएशन बनी, लेकिन ही मेड अ कम बैक। इमरान खान का और नवाज शरीफ जो है, इनका फ़र्क ये है कि वो फिर भी सिस्टम के अंदर रहते हुए खेलते रहे हैं कि कोई थोड़ा बहुत अपनी नाराजगी का इजहार किया, गुजरांवाला में स्टेडियम में कोई बातें की कि बाजवा साहब कौम को जवाब दें, इससे आगे नहीं गए। जो इमरान खान है वो अपनी मेरे ख्याल है कि उन्होंने कोई ऐसी हद छोड़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने नई हदें कायम की हैं कि जिस लेवल तक वो गए हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जो पीटीआई ने जिस तरीके से फौज को या ओवरऑल डैमेज किया है इमेज वाइज भी, वो तो आज तक कोई शायद इंडिया नहीं कर सका, वो तालिबान नहीं कर सके। जो अपने लोग होते हैं ना, उनका एक इम्पैक्ट ही डिफरेंट होता है। जो आपके मुखालिफ होते हैं, उन्होंने तो आपके बारे में बातें करनी होती हैं। तो उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि इनका कोई आपस में कोई मामला आगे ठीक होते नजर आ रहे हैं। दूसरा फिर यह है कि माजी की निस्बत, माजी में पहले ऐसा किसी के साथ, किसी का कोई सियासी जमात का किसी आर्मी चीफ के साथ उस तरह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं थी, ओवरऑल चलती थी। इस दफा यह है कि उन्होंने ओवरऑल आर्मी चीफ को भी इन अ सेंस एक पार्टी बनाने की कोशिश की हुई है, जो कि माजी से चलती आ रही है। तो मुझे जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, इन शॉर्ट अगर मैं ये बात कहूँ, जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, इसके साथ मुझे इमरान खान के मामला ठीक होते नजर नहीं आ रहे, एटलीस्ट इस लेवल पर नजर नहीं आ रहे कि जिसमें उनको दोबारा गवर्नमेंट में आने का मौका दिया जाए। तो बातें चलती रहेंगी ये, और उनके लिए भी, पीटीआई के लिए भी ये एक अच्छी बात है, या इनके उनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा कह लें, कि वो अपने लोगों को उम्मीद दिलाए रखते हैं। कभी ट्रंप की शक्ल में, कभी कोई एक गौहर, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात, चाहे कोई और भी 20 लोगों की हुई हो, लेकिन बैरिस्टर गौहर का जिक्र आ जाना, ऐसा लगा जी कि बस अब काम होने वाला है, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। तो वो अपने लोगों को एक उम्मीद दिए रखते हैं। अब ये कितनी देर वो चला सकते हैं? अगर किसी स्टेज पे जाके मायूसी आना शुरू होगी, उनका जो वर्कर है वो भी मायूस हो गया कि अब मामला होते हुए ठीक नजर नहीं आ रहे, तो बेसिकली वो इनका ब्रेक डाउन होगा। अब मुनीफा साहब, ज़रा तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि जो मामला जिस पर्सनल लेवल के थे, और वो ज़ाहिर है माजी में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उन्हें करप्शन के सबूत दिखाए जाना और बजाय इसके कि कुछ एक्शन लेना, ओहदे से DGISI को हटा देना, फिर तैनाती में रुकावट बनना, उनकी सोचे कि कुछ भी कर लेते हम तो मामला ठीक होने नहीं थे। तो क्या ऐसा है कि कुछ सॉफ्ट होती तहरीक इंसाफ, स्टांस सॉफ्ट होता इमरान खान साहब का, कुछ चीज़ें बदल सकती थी उनके लिए? जो हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बाद यही होना था जो हो रहा है? शाहजेब साहब, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अब मैं देखिए, मैं इस बात का कायल हूं कि जो ह्यूमन एलिमेंट है, उसको आप कोई शख्स कितने मर्जी बड़े ओहदे पर हो, जितना मर्जी उसूल पसंद हो, ह्यूमन एलिमेंट को आप एक्सट्रिकेट या अलहदा नहीं कर सकते इंसान से या इंसानी फितरत से। एक बैड ब्लड तो क्रिएट हो चुका था आज के आर्मी चीफ, और उस वक्त जब सारा जो सिलसिला था, जब DGISI वो थे, तो एक बैड ब्लड तो क्रिएट हो चुका था। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा सावर उस वक्त हो गया जब इमरान खान साहब ने उसको रीजुविनेट कर दिया या उसको रीइग्नाइट कर दिया है वुड से 2022 के इख्तिताम पे। तो जारी बात है, फिर जो इमरान खान साहब ने किया था, इट वाज अ हाई रिस्क गेम। उसका मेरे ख्याल में जो बैकलैश था वो इतना ज्यादा था, और फिर वो रिपीटेड अटेम्प्ट्स थी। फिर उसमें फैज हमीद साहब का किरदार भी है, फिर उसमें 9 मई तक भी एक पूरी चेन है। अगर आपको याद हो, आप ही के प्रोग्राम में मार्च 2023 में मैंने कहा था, अभी तो 9 मई का नामो निशान भी नहीं था, कि जो इमरान खान साहब कर गुजरे हैं इसका भरपाई बड़ी सख्त होगी। तो वो भरपाई तो हमें नजर आई है। तो मुझे नहीं लगता कि फर्क इतना पड़ता। बट इस वक्त देखिए, जहां ये एस्टेब्लिशमेंट बहुत मुश्किल है, वहां इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए इमरान खान साहब भी एक सरप्राइज पैकेज ही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, तज़किया आपने सुना। पर ब्रेक शामिल करते हैं, काम खबर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद।
नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जारहाना इक़दामात का सिलसिला जो पीर को उनकी हल्फ बर्दारी के फौरन बाद शुरू हो गया था, वो अब भी उसी शिद्दत के साथ जारी है और जुमेरात को भी उन्होंने मुतादिद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं, जिनमें से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ट्रंप ने साबिक सदर जॉन एफ कैनेडी, सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के कत्ल से मुतालिक दस्तावेजात को डिक्लासिफाई करने का हुक्म दे दिया है। जबकि कल सदर ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 23 एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट को माफ कर दिया है जो सदर बाइडेन के दौर में गिरफ्तार हुए थे। ट्रंप सदर बनने के बाद से पैदर पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर रहे हैं और पहले दिन ही उन्होंने 200 के करीब एग्जीक्यूटिव इक़दामात पर दस्तखत किए थे। मगर शुरू से ही ट्रंप के इक़दामात पर मुमकिन कानूनी चैलेंजेस का इंदिया दिया जा रहा था और ख़ासतौर पर अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों की शहरियत से मुतालिक जारी उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर खदशात थे कि अदालतों में जाएगा और इस पर एक तवील कानूनी लड़ाई होगी और अब यह खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और अमेरिका की एक वफाकी अदालत ने ट्रंप के इस ऑर्डर को न सिर्फ मुअत्तिल कर दिया है बल्कि इसके हवाले से सख्त रिमार्क्स भी दिए हैं। CNN के मुताबिक जुमेरात को एक वफाकी जज ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के पैदाइश पर शहरियत को मनसूख करने के हवाले से जारी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को वाज़ेह तौर पर गैर आईनी करार देते हुए इस पर अमल दरामद रोकने का आर्जी हुक्म दे दिया है। इस इमरजेंसी ऑर्डर के तहत 14 दिनों तक इस पर अमल नहीं होगा। इस पर रिमार्क्स देते हुए जज ने कहा कि मैं 40 साल से ज़्यादा अरसे से अदलिया में हूँ, मुझे ऐसा कोई केस याद नहीं आता जिसमें सवाल इतना वाज़ेह हो। इस दौरान जज ने सवाल पूछा कि जब इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने का फैसला किया गया तो वकला कहाँ थे। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि बार के किसी रुकन ने यह दावा कैसे कर दिया कि यह ऑर्डर आईनी है। वाज़ेह रहे कि ऐसी रियासतें जहां डेमोक्रेट्स की हुकूमत कायम है, उन्होंने रिपब्लिकन सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है और अदालत से इस ऑर्डर को आर्जी तौर पर मुअत्तिल करने की इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आइन की 14वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है जो अमरीकी सरजमीन पर पैदा होने वाले तमाम बच्चों को शहरियत की जमानत देता है। रियासत वाशिंगटन के वकील ने दलाइल देते हुए जज को बताया कि जब तक अदालत इस केस पर गौर कर रही है इस दौरान होने वाली पैदाइशें रोकी नहीं जा सकती और आज बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं और दरख्वास्त गुजार रियासतों समेत बाकी पूरे मुल्क में उनकी शहरियत पर सवालात खड़े हो रहे हैं। वकील ने मजीद कहा कि ट्रंप के ऑर्डर के तहत शहरियत से महरूम होने वाले बच्चों को तवीलुल मुद्दती मनफी असरात का सामना होगा और ट्रंप इंतजामिया ने इस तनाज़े में अब तक जमा कराई गई फाइलिंग्स में इन असरात को नज़रअंदाज किया है और बज़ाहिर उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मकसद भी यही मालूम होता है कि इन अफराद को ये नुकसान पहुंचे। इस मामले पर ट्रंप इंतजामिया यह मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि आइन के शेख जो सदर के दायरे इख्तियार से मशरूत है वो सदर को गैर कानूनी तारिकीन वतन के बच्चों हत्ता कि ऐसे बच्चों को भी मुल्क से बेदखल करने की इजाज़त देती है जिनके वालिदैन कानूनी तौर पर अमरीका में मुक़ीम है लेकिन वो मुस्तकिल कानूनी हैसियत से महरूम है। अमरीकी महकमा इंसाफ के वकील ने इस मामले पर जज से दरख्वास्त की कि जब तक इस पॉलिसी पर मजीद ब्रीफिंग्स नहीं होती वो इस पॉलिसी को रोकने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर जारी ना करें। इस पर महकमा इंसाफ के वकील ने यह दलील दी कि बाकी केसेस जो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं वो सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहे हैं और इस मामले से होने वाला फौरी नुकसान रियासतों के लिए खतरा बन रहा है। जबकि ट्रंप ने साफी से बात करते हुए कहा कि उनकी इंतजामिया इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। वाज़ेह है कि अमेरिका में ट्रंप के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ डेमोक्रेट रियासतों की दरख्वास्तों के अलावा आज़ाद इमिग्रेंट ग्रुप्स ने भी मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं और इस सारी सूरत हाल में जहाँ ट्रंप अपने इब्तदाई दिनों में अमेरिका की मुकामी पॉलिसीज़ में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ कर रहे हैं, वहीं वो अब बाकी दुनिया से मुतालिक अपनी पॉलिसीज़ पर भी खुलकर बात कर रहे हैं। इस हवाले से CNN ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि ट्रंप ने अपने पहले 3 दिनों में अमरीकी निज़ाम को हिलाकर रख दिया और अब दुनिया का रुख कर लिया है। कल ट्रंप ने स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास से वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया है जो बाकी दुनिया के लीडर से उनका पहला बाज़ाब्ता खिताब है, जहां उन्होंने ओपेक पर तेल की कीमतें कम करने के लिए जोर दिया। वहीं उन्होंने एक बार फिर अमेरिका आने वाली मसनूआत पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी कारोबारी और सियासी रहनुमाओं से खिताब करते हुए ओपेक से तेल की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है और दुनिया भर के ममालिक पर सूद की शरह कम करने के लिए जोर दिया है और साथ ही दुनिया को वार्निंग दी है कि अगर वो अपनी मसनूआत अमेरिका के अलावा कहीं और बनाते हैं तो उन पर टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं ये डिमांड करता हूँ कि सूद की शरह फौरी तौर पर कम की जाए और ये दुनिया भर में कम होनी चाहिए। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो सऊदी अरब और ओपेक से भी कहना चाहते हैं कि वो तेल की कीमतें कम करें। अपने खिताब में अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि उन्हें हैरत है कि ओपेक ने इलेक्शन से पहले तेल की कीमतें कम क्यों नहीं की। साथ ही उन्होंने यूक्रेन जंग का हवाला देते हुए कहा कि इस वक्त तेल की कीमत ज़्यादा है जिसकी वजह से यूक्रेन जंग जारी रहेगी क्योंकि खाम तेल की ज़्यादा कीमत रूस की जंग की फंडिंग को बरकरार रखने में मदद दे रही है। जबकि कल ट्रंप के खिताब के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 1% तक गिर गई थी। वाज़ेह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ या ओपेक 12 तेल पैदा करने वाले ममालिक पर मुश्तमिल एक बैनुल-अक़वामी तंजीम है जिसका मकसद आलमी सतह पर तेल की पैदावार और कीमतों को कंट्रोल करना है और सऊदी अरब इस तंजीम के लीडिंग ममालिक में से एक है। ट्रंप की जानिब से ओपेक से तेल की कीमतें कम करने का मुतालबा ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब इससे एक दिन पहले उनकी सऊदी वली अहद
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू हुई थी। दोनों रहनुमाओं की बातचीत के बाद ये खबरें सामने आई कि सऊदी अरब ने सदर ट्रंप को अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई है, लेकिन इस गुफ्तगू के हवाले से व्हाइट हाउस के बयान में इसका जिक्र नहीं था। तमाम वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास से खिताब में ट्रंप ने इस हवाले से कहा कि वो सऊदी वली अहद जो कि एक शानदार शख्स हैं, उनसे ये कहने का सोच रहे हैं कि वो सरमायाकारी को तकरीबन 1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर तक पहुंचा दे। हालांकि इससे पहले पीर को ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा था कि अगर सऊदी अरब अमेरिका में 450 या 500 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा तो वो सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा करेंगे। उसके बाद सऊदी वली अहद ने अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया, तो ट्रंप ने 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात कर दी। जबकि अपनी तकरीर में ट्रंप ने नेटो ममालिक से अपने दिफाई बजट में इजाफे का मुतालबा भी किया है। इसके अलावा ट्रंप तेल की कीमतों में कमी से यूक्रेन जंग के खात्मे को भी जोड़ रहे हैं, जो सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम का एक अहम हिस्सा था। यूक्रेन जंग, जिसको दूसरी आलमी जंग के बाद यूरोप में होने वाला सबसे बड़ा तनाज़ा करार दिया जाता है। इस हवाले से अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि वो सदर बनने के 24 घंटों के अंदर ही इस जंग को ख़त्म करवा देंगे, मगर सदर बनने के बाद अपने इफ्तिताही खिताब में उन्होंने यूक्रेन का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन बाद में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन तनाज़े पर रूस को डील कर लेनी चाहिए। CNN के मुताबिक इफ्तिताही तकरीर में यूक्रेन के हवाले से ट्रंप की खामोशी सबसे ज़्यादा महसूस की गई थी, लेकिन इस तकरीर के घंटों बाद मंगल को ट्रंप ने अपने रिवायती पुरसुकून अंदाज में यूक्रेन जंग से मुतालिक अपनी पोजीशन को वाज़े करते हुए कहा कि उनका रूस के हवाले से मौक़िफ़ सबकी तवक्कात से कहीं ज़्यादा सख्त है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के बारे में कहा कि उन्हें एक डील कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में वो डील ना करके रूस को तबाह कर रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि मेरी पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत थी और मुझे उम्मीद है कि वो एक डील करना चाहेंगे। ट्रंप ने जंग में रूस को पहुंचने वाले जानी नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि पुतिन को खुश नहीं होना चाहिए, वो इस वक्त बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो जंग को मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं, मगर इससे वो ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि वो इस जंग को ख़त्म करना बेहतर समझेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो जल्द सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे और इसकी तफसीलात तय की जा रही हैं। इसके अलावा ट्रंप ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात न करने की सूरत में रूस को टैरिफ्स और मजीद पाबंदियां लगाने की धमकियां भी दी हैं। ट्रंप के इन बयानात पर रूस का रद्दअमल भी सामने आया है। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी हुकूमत के तर्जुमान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा है कि हम तमाम नज़ाकतों को बड़ी एहतियात से रिकॉर्ड करते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं और सदर पुतिन ने इस बारे में बार बार कहा है कि वो बराबरी की बुनियाद पर और एक दूसरे का एहतराम करते हुए बातचीत के लिए तैयार हैं। आज की प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।